हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट पे। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, लेकर आया हूं एक और धमाकेदार, एक और धांसू सेशन, और कहना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। मतलब ये मोल नहीं है भैया, ये अनमोल है। और फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी सवाल या कोई भी थ्योरी बिना मोल के पूरा नहीं हो सकता। मतलब मोल इतना अनमोल है फिजिकल केमिस्ट्री में, और इसलिए इस टॉपिक को हमें ध्यान से पढ़ना है। बल्कि मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक, ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों मोल इतना अनमोल है? क्या मोल के बिना क्या हम फिजिकल केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल क्यों सॉल्व नहीं कर सकते? इस पर सारी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। लेकिन चूंकि मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, थोड़ा सा बड़ा सेशन मैं इसमें लेता हूं हमेशा, क्योंकि हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, तो इसको हमने पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। और अभी जो आपके सामने है ये वीडियो, उसमें हम पार्ट 1 की चर्चा करेंगे, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे। और उसी बेसिक में एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन आएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता बनेगा। किसका रिश्ता बनेगा? मोल का किसी सब्सटेंस के मास के साथ। तो वो क्या रिश्ता बनेगा, उसकी चर्चा करेंगे। और सीधा सवाल इस पर आता भी है भाई, सीधा सवाल इस पर आता भी है। तो वो सारी बातें, सारी चर्चा हम करेंगे अपने आज के इस वीडियो में, मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर तो आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं जो किसी और चैनल पर, काउंट ऑन मी, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी और चैनल पर आपको नहीं मिलने वाली है। आपको हर वीडियो के कंसेप्ट के वीडियोस मिल रहे होंगे, आपको हर थ्योरी जो भी होती है उसके कंसेप्ट वीडियोस आपको मिल रहे हैं। पूरा कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, पूरा लॉजिक आपको बताया जा रहा है, जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आपको बता रहे हैं। तुरंत उसके बाद, लेक्चर के बाद, आपको डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यानी कि जहां पर आपको उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एक दिन का टाइम आपको दिया जाता है वो क्वेश्चंस को लगाने का, क्योंकि वो क्वेश्चंस आप ही के लिए हैं। बट अगर आपसे नहीं बनते या किसी किस्म का कोई डाउट आता है, तो अगले दिन आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिलता है, जिसमें हर एक क्वेश्चन उस शीट का डिटेल में सॉल्व कराया जाता है। और उस शीट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे नहीं कि हमने बड़े लल्लू क्वेश्चंस उठा लिए या कुछ, भैया जो प्रीवियस ईयर जेईई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जो लगता है कि इसी पर जेईई पर सवाल आएगा, वैसे सवाल हम उस शीट में डालेंगे। और अगर उस शीट में भी आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, तो लगातार हम चैप्टर खत्म होने के बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कुल मिलाकर लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक चैप्टर पर। मतलब तुम सोचो भैया, 1000 से 1500 क्वेश्चन एक चैप्टर पर, समझ पा रहे हो? इसके अलावा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आपके, जहां पर वीकली एक सेशन होगा जहां पर आप लाइव डाउट पूछ सकते हो। और सबसे अच्छी बात, आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, यानी कि कितना आपने गेन करा, कितना आपने पढ़ा, ये चीजें भी हम टेस्ट सीरीज के थ्रू पता करेंगे, और जहां कुछ कमियां होंगी उस गैप को फिल करेंगे। तो इतना सारा जखीरा आपको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट के चैनल पे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का कंसेप्ट वीडियो का पहला टॉपिक, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। और इसके बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल राइट फ्रॉम द स्क्रैच उठाऊंगा। क्यों राइट फ्रॉम द स्क्रैच उठाऊंगा? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली 9th क्लास में आ जाता है। अगर आपको याद हो तो आपने 9th क्लास में भी मोल कंसेप्ट नाम का टॉपिक पढ़ा होगा। एक चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम का साइंस में, उसका टॉपिक था मोल कंसेप्ट, तो उसमें पढ़ा होगा। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि मेरे को वहीं से पढ़ाना है आपको, मेरे को 9th की स्टार्टिंग से ही पढ़ाना है आपको, और फिर जेईई के एडवांस तक के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इस पर, उस पर चर्चा करनी। संपट पड़ गई बात, तो स्टार्ट करते हैं मोल। अब अगर मैं तुमसे अगर एक सवाल पूछूं कि मोल क्या होता है, क्योंकि तुमने ये वर्ड तो सुन रखा होगा, इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत टूटा फूटा नॉलेज से जानते होगे, तो अगर कोई पूछे मोल क्या होता है, तो हाउ विल यू डिफाइन दिस मोल? क्या होता है मोल? क्या लगता है तुम्हें मोल? जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में रहता हूं तो मैं बच्चों से पूछता हूं, तो बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है सर मोल जो होता है ना, वो सब्सटेंस के मास के बराबर होता है। और उनको जो स्कूल टीचर एग्जाम्पल देते थे ना, जैसे मोल एक बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाने के लिए यूज होती है। जैसे स्कूल टीचर से कभी आप देखना तो वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे डजन में 12 होते हैं,
सेंचुरी में 100 होते हैं। हम कहते हैं ना एक डजन बनाना दे दो, तो बता 12 केले दे दो भाई। एक सेंचुरी में 100, जैसे एक सेंचुरी ईयर्स हो गए तो 100 साल हो गए। प्लेयर ने, किसी ने, क्रिकेटर ने सेंचुरी मार दी, 100 रन मार दिए, तो सेंचुरी मतलब 100। वैसे कहते हैं कोई लोग कि सर जो मोल होता है वो भी एक नंबर को डिफाइन करता है, और वो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। कोई कहता है सर ये मास के बराबर होता है, कोई कहता है सर ये इसके मॉलिक्यूल के बराबर होता है। मतलब मोल पर अलग अलग विचार, अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग वैल्यू आती है। और ऐसा है कि गलत कुछ नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, सब अपनी जगह पर सही है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज मोल की सही परिभाषा नहीं बता रही। मतलब इनमें से कोई भी चीज मोल की सही डेफिनेशन नहीं बता रही। और हमें चाहिए डेफिनेशन, हमें चाहिए कि सर मोल का काम क्या है। हमें यह समझना है कि मोल क्या है, क्या बताता है, तो वो मोल क्या करेगा, क्या बताएगा, हमें यह चीज समझनी है। तो वो चीज मैं अब आपको बताता हूं। पहली बात तो जो मोल शब्द है वो 1896 के आसपास डब्ल्यू ओस्टवाल्ड साहब ने पहली बार डिराइव किया था एक लैटिन वर्ड से, जिसमें मोल मींस अ हीप और अ पाइल। हीप और अ पाइल समझते हो, जैसे वो रेत के गट्टे होते हैं ना, रख देते हैं, तो उसको अपन मोल कह देते हैं। अभी मोल तो बहुत जगह यूज होता है, कहते हैं हमारे गाल वाल पर या फेस पर कहीं मस्सा हो जाता है तो उसको भी मोल बोलते हैं अपन, कि यार मोल्स हो गए, इसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन वो जो बेसिकली मोल का मतलब है वो हीप और अ पाइल है। जैसे तुम अगर बीच साइड कहीं जाते हो तो रेत के ऐसे मंदिर टाइप के स्ट्रक्चर बना लेते हो, दैट इज अ हीप और अ पाइल। और वो एक हीप, एक पाइल, एक मोल कहलाने लगता है। तो वो एक्चुअली मोल का अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद तो यही है, हीप और पाइल। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल MOL। इसमें ई कट जाता है आखिरी में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। अब कहते हैं 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज मींस दिस मच एंटिटीज ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, दिस मच एंटिटीज मतलब ये एक नंबर है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कहां से आया, कैसे आया, सारी बातें मैं बताऊंगा। एंड दिस नंबर इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट। लेकिन मुद्दा यह है कि मोल है क्या, मोल हमें बताता क्या है, समझेंगे मेरी बात को। अगर मैं मोल को डिफाइन करूं, अगर मैं डिफाइन करूं मोल को, तो मेरे लिए भैया जो मोल है वो एक पुल के समान है या एक ब्रिज के समान है। मतलब मेरे लिए अगर कोई बोले कि सर मोल क्या है, तो मैं बोलूंगा यार कुछ नहीं, मोल जो है वो मेरे लिए एक ब्रिज के समान है या एक पुल के समान है। अब तुम बोलोगे सर ब्रिज पुल मतलब, एक ब्रिज और एक पुल का काम क्या है? सर ब्रिज का काम होता है सर दो रास्तों के बीच को जोड़ना। मतलब दो रास्ते हैं, अगर उनके बीच में कोई नदी है, गड्ढा है, खाई है, कुआं, जो भी है, उनको दो कनेक्शन दे देना। हाँ, मतलब दो रास्तों के बीच में कनेक्शन देना ब्रिज का काम है। सही बात। यानी कि इधर के लोग इधर चले जाए, इस साइड वाले लोग इस साइड आना जाना कर ले, उसके लिए पुल बनाया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है। मतलब दो जगह के लोगों को जोड़ने का काम ब्रिज करता है। दो जगह के लोगों को जोड़ने का काम ब्रिज होता है। पुल का यह निर्माण इसलिए किया जाता है। बढ़िया बात है। मोल भी हमारा ब्रिज के समान है, मोल भी हमारा पुल के समान है। और यह भी जैसे एक ब्रिज करता है, दो चीजों के बीच में रिश्ता बना देता है, यह भी किसी दो पैरामीटर के बीच में रिलेशन बना देता है। यह भी किसी दो पैरामीटर के बीच में रिश्ता बना देता है। इसलिए मैं मोल को बोलता हूं कि भैया ये एक पुल, ये एक ब्रिज के समान है। इसलिए मैं कहता हूं ये एक पुल या ये एक ब्रिज के समान है। कौन? मोल। अब सवाल उठता है कि ये रिश्ता किन चीजों के बीच में बनाता है, कैसी चीजों के बीच में रिश्ता बनाता है। तो पहले तुम ध्यान से समझना मेरी बात को। पहली चीज जिसके बीच में मोल रिलेशन देता है वो होता है मास ऑफ द सब्सटेंस। वो होता है मास ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि जो सब्सटेंस है उसका जो मास है, पहला रिलेशन आपको मोल का उसी के साथ मिलता है। यानी कि जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का जो मास है, उस मास के साथ आपको मोल का पहला रिलेशन मिलता है। उस मास के साथ आपको सब्सटेंस का पहला रिलेशन मिलता है, पहला रिलेशन मिलता है। सो उस सब्सटेंस का कितना मास है, ये आपको एक पैरामीटर होता है जिसको मोल कनेक्ट करता है।
किससे करता है कनेक्ट, संपट पढ़ेंगे, बट पहले समझेंगे सब्सटेंस का मास क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने वेट बनाया है, वो सब्सटेंस जिस पार्टिकल से बना है, उन पार्टिकल्स का जो टोटल मास होगा वो उस सब्सटेंस का मास माना जाएगा। सर एक मिनट, आपने कहा सर जो भी कोई सब्सटेंस है वो जिस पार्टिकल से बना है उस पार्टिकल का जो टोटल मास होगा वो सब्सटेंस का मास माना जाएगा। सर यहां आप कैसे पार्टिकल की बात करो, ये समझ में नहीं आया। देखो, केमिस्ट्री में सब्सटेंस जो होते हैं वो उन चीजों को बोला जाता है जो केमिकली रिएक्ट कर सकती हैं या जो केमिकल आइडेंटिटी रखती है। क्योंकि देखो, मैटर और सब्सटेंस में अंतर होता है। आपको याद है अपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसमें आपने क्या जाना था, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। जिसके पास अपना वजन हो और जो स्पेस में रखने पर कोई जगह घेरे, मतलब जिसके पास अपना खुद का वॉल्यूम हो, उसको हम मैटर कह देते थे। और कई बार हमें टीचर बोलते थे अपने आसपास के मैटर के एग्जांपल लिखो, तो तुम सब लिख देते थे, टेबल, चेयर, फैन, पेंसिल, पेन, कॉपी, एयर। एयर भी तो मैटर है, लेकिन इनमें सभी लोगों के पास अपनी केमिकल आइडेंटिटी नहीं है। जैसे टेबल, चेयर, ये केमिकल आइडेंटिटी नहीं रखती अपने पास, लेकिन अगर कुछ केमिकल्स हैं, मान लो तुम एक साइंस लैब में चले गए, तुम एक केमिस्ट्री लैब में चले गए, अब टीचर ने तुमको वही सवाल दिया कि अपने आसपास मैटर लिखो, तो तुम अब उसमें मैटर क्या लिखोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, ये सब तुम मैटर लिखने लगोगे जिनकी अपनी केमिकल आइडेंटिटी है। वो मैटर जिनकी अपनी केमिकल आइडेंटिटी होती है, केमिस्ट्री में उन्हें सब्सटेंस बोल दिया जाता है। केमिस्ट्री में उन्हें सब्सटेंस बोल दिया जाता है। और वो सब्सटेंस नॉर्मली 3 पार्टों में, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। या तो सब्सटेंस होता है एलिमेंट, या सब्सटेंस होता है कंपाउंड, या सब्सटेंस होता है मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर। मिक्सचर की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे। फिलहाल हम सब्सटेंस 2 तरीके के मानते हैं जो हमें मिलते हैं, जिसमें पहला होता है एलिमेंट, जिसमें पहला होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। तो सब्सटेंस हमारे पास 2 प्रकार के, या तो सब्सटेंस होगा हमारे पास एलिमेंट, या फिर सब्सटेंस होगा हमारे पास कंपाउंड। तो 2 तरीके के सब्सटेंस हो गए, एक हो गया एलिमेंट और एक हो गया कंपाउंड। अब एलिमेंट का मास मतलब एलिमेंट जिनसे बना है उनका मास। सर एलिमेंट किससे बना है, एलिमेंट बना है एटम से। एलिमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, एटम्स, तो मतलब एलिमेंट बना है एटम से, तो भैया एटम्स का मास। और एटम का मास एटॉमिक मास, तो मतलब एलिमेंट का एटॉमिक मास के बारे में यहां बात कर रहा है मोल। जिसको कनेक्ट करेगा, ये किससे कनेक्ट करेगा चर्चा करेंगे उसकी, लेकिन वो मास के बारे में बात कर रहा है सब्सटेंस के। तो सब्सटेंस 2 हो सकते हैं, या तो एलिमेंट या कंपाउंड। और एलिमेंट का मास मतलब एलिमेंट को बनाने वाले का मास। और बनाने वाले कौन है एलिमेंट को, भैया एटम। ये तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था अपने इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में, कि एलिमेंट बनते हैं एटम से, ऑफ द सेम काइंड बट प्रेजेंट फिजिकली देयर, नॉट केमिकली। फिजिकल बॉन्ड होता है उनमें, केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। तो वो एलिमेंट का मास यहां पर कंसीडर होगा। तो पहली बात तो मोल जो रिलेशन देता है, वो पहली चीज किसका रिलेशन देता है, सब्सटेंस के मास का। और सब्सटेंस के मास का मतलब सब्सटेंस 2 होते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो एलिमेंट का मास मतलब एटॉमिक मास, और कंपाउंड का मास मतलब कंपाउंड जिससे बना है, कंपाउंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका मास। अब लपक के बताओ कंपाउंड किससे बनता है, कंपाउंड सर मॉलिक्यूल से बनता है। हमने इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक टर्म्स में देखा था, ये पहला लेक्चर। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर जाकर देखेंगे। कंपाउंड किससे बनता है, मॉलिक्यूल से। तो मतलब यहां पर हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। तो मोल मतलब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कनेक्ट करता है। पुल के समान है ना मोल, तो वो एक जगह किसके कनेक्शन बनाना चाहता है, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास का। किससे बनाएगा, चर्चा करेंगे उसकी। लेकिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम पढ़ा क्या, कि भैया कंपाउंड जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है, बोले तो मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का मास, तो मॉलिक्यूलर मास। तो एलिमेंट के लिए इट इज ऑलवेज, एलिमेंट के लिए इट इज ऑलवेज इट्स एटॉमिक मास,
जबकि कंपाउंड के लिए इट इज ऑलवेज इट्स मॉलिक्यूलर मास, इट्स मॉलिक्यूलर मास। और अब इसको वो रिलेट करता है किसके साथ? एक और दूसरे पैरामीटर के साथ, क्योंकि मोल एक पुल के समान खड़ा है। एक जगह ये हो गया, और दूसरा जिसको वो कनेक्ट करता है, ध्यान से सुनेंगे, दूसरा वो जिसको कनेक्ट करता है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस, यानी कि आपके उस सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स हैं, उतने पार्टिकल्स का कितना मास होगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको मोल के थ्रू मिलता है। इन दोनों का जो रिलेशन है वो आपको मोल के थ्रू मिलता है। तो मोल क्या हो गया? एक पुल के समान हो गया। मोल क्या हो गया? एक ब्रिज के समान हो गया। और मोल एज अ पुल, एज अ ब्रिज, यही काम करता है। तो इट विल बी योर मोल, जो एक पुल और एक ब्रिज के समान है, और जिसका यही काम है क्या करना? सब्सटेंस के मास को रिलेट करना सब्सटेंस के अंदर मौजूद पार्टिकल की संख्या से, कि भैया इस सब्सटेंस के अंदर इतनी संख्या में पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल का मतलब, अरे भैया सब्सटेंस जिससे बना है उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या की बात कर रहे हैं। तो जो सब्सटेंस ने, जिसने बनाया है, जिस पार्टिकल ने जो सब्सटेंस बनाया है, उस पार्टिकल की संख्या कितनी है और उस संख्या के पार्टिकल्स का कितना मास है, यह रिलेशन आपको मोल से पता चलता है। मोल समझ में आया? मतलब मोल एक ब्रिज के समान, एक पुल के समान है इन दोनों के बीच में। और उस पार्टिकल में अगर मास आपको पता चल गया कि सब्सटेंस फलाने मास का है, तो उस सब्सटेंस का अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यह भी आपको पता चल जाएगा मोल की वजह से। क्योंकि मोल का काम यही है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन देते रहना। मोल का सिर्फ यही काम है कि इन दोनों को कनेक्ट करते रहना, इन दोनों के बीच में एक पुल का, एक ब्रिज का काम करते रहना। तो एक पुल और एक ब्रिज के समान यह काम करता है मोल कॉन्सेप्ट। अब तुम बोलोगे सर सब्सटेंस में पार्टिकल कौन है? भैया सब्सटेंस कौन कौन से? सर एलिमेंट और कंपाउंड। बहुत बढ़िया। सब्सटेंस कौन से? सर या तो सब्सटेंस होता है एलिमेंट, जैसा भी आपने कहा, या फिर सब्सटेंस होता है कंपाउंड, या फिर सब्सटेंस होता है कंपाउंड, जैसा आपने कहा। या तो सब्सटेंस होगा एलिमेंट, या फिर सब्सटेंस होगा कंपाउंड। अगर एलिमेंट हुआ तो उसके अंदर संख्या क्या होगी? उसके अंदर संख्या किसकी होगी? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कौन है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल? सर एटम। तो उसके अंदर एटम की संख्या होगी। तो उसके अंदर जो संख्या होगी वो एटम की संख्या होगी। और अगर सब्सटेंस कौन हुआ? कंपाउंड। तो कंपाउंड के अंदर किसकी संख्या होगी भाई? कंपाउंड के अंदर कंपाउंड को बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या होगी। बोले तो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी। बोले तो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी। तो एलिमेंट के अंदर संख्या किसकी गिनोगे? एटम की। और कंपाउंड के अंदर संख्या किसकी गिनोगे? मॉलिक्यूल्स की। तो ये संख्या आप गिनोगे मॉलिक्यूल्स की, और उस संख्या का कितना मास होगा कुल मिलाकर, वो आप मोल से निकालोगे। अरे सर अगर आपने एटम का मास, एटम की संख्या दे दी या मॉलिक्यूल की संख्या दे दी, तो सर मास के लिए मोल का सहारा क्यों लेना? सर वेइंग मशीन पे रख देंगे, मोल अपन मास कैलकुलेट कर लेंगे। अरे भैया एटम 2 4 5 नहीं है कि तुमने सब्जी वाले की तरह, आलू की तरह उसको चढ़ा दिया और तुमने बोला 5 आलू 6 आलू का 1 किलो हो गया, आलू लाओ 25 रुपए दे दो। भैया एटम्स इतने छोटे हैं कि तुम उसको गिन ही नहीं पाओगे, पहली बात तो। और अगर गिन लिए तो इतना मास उनका कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने छोटे छोटे एटम है कि इतना बारीक मास आएगा कि तुम उसको सोच भी नहीं सकते कि उसका मास क्या आएगा। तो वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें मोल का सहारा लेना पड़ेगा भाई। और मान लेते चलो तुमने वेइंग मशीन पर सारे थोप दिए, और वेइंग मशीन से चलो तुमने गिरते पड़ते वेट निकाल भी लिया। मान लो क्वेश्चन उल्टा आ गया, लेकिन तुम्हें पहले से वेट दे दिया और तुम्हें बोला पार्टिकल की संख्या गिन के अब बताओ। तो पार्टिकल की संख्या कहां से गिनोगे? गिनने बैठोगे ना तो
ये जन्म और अगला जन्म और उसके अगला जन्म, तीनों जन्म लग जाएंगे तुमको, तब भी तुम 1 मोल पार्टिकल की संख्या गिन नहीं पाओगे भाई। क्योंकि 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स है तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते कितने। और हमें जरूरी नहीं है जो मास दिया वो 1 मोल का हो सकता है उसमें 50 मोल आ रहे हो, मतलब निपटना तय है भाई उसमें। तो फिर संपट पड़ी है मेरी बात। तो यहां मास से तुम्हें पार्टिकल की संख्या गिनना पॉसिबल नहीं है, और गिन नहीं सकते, इसलिए हम एक रिलेशन बनाते हैं जो किससे बनता है, मोल से बनता है। तो मोल हमारे लिए सहूलियत देता है, ये मोल हमारी यहां मदद करता है। और मोल नहीं हो तो ये दोनों का रिलेशन हम डायरेक्टली अपने दिमाग से निकाल ही नहीं सकते, जो रिलेशन बनेगा वो मोल से बनेगा। संपट पड़ गई बात। तो मोल क्या हो गया, एक पुल के समान, एक ब्रिज के समान है। पुल का काम है जैसे 2 जगह पे कनेक्शन देना, 2 जगह के लोगों के बीच में रिश्ता बनाना, वैसे मोल का काम है इन दोनों में रिश्ता बनाना। ये दोनों कौन है, एक है सब्सटेंस का मास, एक है सब्सटेंस के, उसी सब्सटेंस के उतने मास के अंदर मौजूद पार्टिकल की संख्या। अब सब्सटेंस क्या होता है, जिसकी अपनी केमिकल आइडेंटिटी हो, जैसे एलिमेंट, जैसे कंपाउंड। तो उन एलिमेंट और कंपाउंड का मास मतलब उनको बनाने वालों का मास। उनको बनाने वाले कौन, एलिमेंट को बनाने वाले एटम, तो एटम का मास बोले तो एटॉमिक मास। और अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड को बनाने वाले कौन, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का मास बोले तो मॉलिक्यूलर मास। और उसके एटॉमिक मास का और मॉलिक्यूलर मास से रिश्ता बनाएंगे उसके अंदर मौजूद एटम की संख्या और मॉलिक्यूल की संख्या। तुमको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुमको बोल दिया ये भैया एक पानी की बोतल है, इसके अंदर पानी है। आप सपोज करो इसके अंदर पानी है 250 ग्राम, मैंने तराजू पे रखा, इसको तोल दिया, 250 ग्राम पानी आ गया। अब पानी क्या है, पहले तो डिसाइड करो, एलिमेंट की कंपाउंड। सर कंपाउंड, सर पानी तो कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें एलिमेंट जो एटम होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वो केमिकली बॉन्डेड रहते हैं। बिल्कुल सही, पानी कंपाउंड है। कितना पानी का वजन है, सर 250 ग्राम। अब मैं तुमसे बोलता हूं बताओ इस 250 ग्राम पानी में, पानी क्योंकि कंपाउंड है तो मैं पूछूंगा बताओ पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बताओ पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो पहले तुम मेरे को ये बताओ इस पानी की बोतल में तुम्हें एक मॉलिक्यूल भी दिखाई दे रहा है पानी का, जिसको तुम बोल सकते हो ये 1 है, ये 2 है, 3, ऐसे गिन सकते हो क्या? अरे भाई साहब ये मॉलिक्यूल इतना छोटे साइज का है ना कि इस बोतल में तुम्हें नजर नहीं आएगा, इस बोतल में बस तुम्हें पानी पानी जैसा दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में हकीकत यह है कि ऐसे अरबों खरबों से भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस पानी के अंदर है, अगर ये पानी 250 ग्राम है तो। लेकिन गिनने बैठोगे तो गिन नहीं पाओगे, तो फिर गिनती करके बताओगे कैसे, दिमाग लगाकर। दिमाग कैसे लगाना है, मोल का सहारा लेना है। तो मोल के सहारे से तुम ये बता सकते हो कि 250 ग्राम पानी में पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये तुम बता सकते हो मोल का सहारा लेकर। और मैं उल्टा भी क्वेश्चन कर सकता हूं, पानी की बोतल में तुमको मान लो मैंने मॉलिक्यूल्स गिन कर दे दिए। अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, तुम तो जानते ही हो। मैंने गिन कर दे दिया और मैंने कहा 5,05,575 मॉलिक्यूल्स है, 5,05,575 मॉलिक्यूल्स है। बताओ अब इन पानी के मॉलिक्यूल्स का वजन कितना है। अब यू आर अ साइंस स्टूडेंट, यू कैन नॉट आस्क फॉर अ वेइंग मशीन कि लाओ सर तराजू पे रख देते, तराजू पे तोल देंगे। नहीं भैया, 5, अगर मैं बोलूं मेरे पास पानी उतना है नहीं, वो घर पे रखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर 5,05,575 मॉलिक्यूल्स है पानी के, तो बताओ उनका वजन कितना है। अब बिना पानी को देखकर बताओ, तो बताना आना चाहिए। ये कब बता सकते हो, जब मोल कंसेप्ट पढ़ लिया हो। तो संपट पड़ी भैया कि मोल कितना अनमोल है। मोल हमारे जीवन में तो है ही, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा अनमोल है। और फिजिकल केमिस्ट्री के अधिकांश न्यूमेरिकल मोल के दम पर ही होंगे, या कहीं ना कहीं उनका मोल का एप्लीकेशन होगा, या कहीं ना कहीं उनके मोल पर उनका कहीं ना कोई मोल वैल्यूज दी जाएंगी। मोल के बिना फिजिकल केमिस्ट्री की कल्पना तक नहीं की जा सकती, ये समझ लो तुम मेरी बात को। तो मोल बड़ा अनमोल है और मोल का ये काम है। सर अब लेकिन इसमें हमको पढ़ना क्या होता है, मतलब आपने तो बता दिया पुल होते हैं, ये होते हैं, तुम्हें ये निकालना आना चाहिए। पढ़ने का मतलब क्या है, मोल कंसेप्ट तुम पढ़ रहे हो मतलब क्या है। तुम्हें जो अभी मैंने सवाल किया ना 250 ग्राम पानी है, बताओ पार्टिकल की संख्या कितनी है। मैंने मास दे दिया, पार्टिकल की संख्या बताओ। क्वेश्चन उल्टा भी कर सकते हैं। मैंने तुम्हें बोल दिया 5,05,575 मॉलिक्यूल है, मैंने पार्टिकल की संख्या दे दी, अब तुमसे पूछ लूंगा मास बताओ।
तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने की जब हमें हुनर आ जाएगा, जब हमें कला आ जाएगी, तो हम कहेंगे भैया हमारा मोल कंसेप्ट पे कमांड बन गया है, अब हम एक्सपर्टीज हो गए मोल कंसेप्ट के, अब हम मास्टर हो गए। ये है मोल कंसेप्ट। सो इट कनेक्ट्स द टू पैरामीटर्स, पहला सब्सटेंस का मास, दूसरा उस सब्सटेंस के उतने मास में पार्टिकल की संख्या, कितना मास है और कितने मास में पार्टिकल की संख्या है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम लपक के क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं कि है क्या। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। तो मोल का फंक्शन समझ में आया, मोल का काम क्या है एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री में, ये संपट पड़ी बात। क्योंकि कई बार जब मैं मोल पूछता हूं तो बच्चे या कोई भी किसी से भी पूछता हूं तो वो वैल्यूज बताने लगते हैं। सर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, सर जो एटॉमिक वेट है किसी का वही अगर ग्राम में लिख दो, तो वो गलत नहीं है, वो सब सही बोल रहे हैं, लेकिन मोल का एक्चुअली काम किसी को नहीं पता, क्योंकि सबने मोल को रटा है, समझा किसी ने नहीं है। तो मोल का यह काम है कि दो पैरामीटर्स जो आपको दिए किसी भी सब्सटेंस के लिए, यह सब्सटेंस पर लागू होता है, किसी भी सब्सटेंस के जो दो पैरामीटर्स दिए, उन दो पैरामीटर्स को यह अपने आप में कनेक्ट करता है, अपने आप में बताता है। तो यह चीज होती है आपकी मोल कंसेप्ट में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सवाल उठता है हम इस मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे क्या और पढ़ेंगे कैसे? क्या पढ़ेंगे तो क्लियर हो गया, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने हमको, लेकिन वो पढ़ेंगे कैसे? तो देखो, सीधा तुम्हें चाहिए इनके और इनके बीच का रिलेशन। लाइक तुम्हें चाहिए सर मास ऑफ द सब्सटेंस हमें बता देंगे और हमें उसके अंदर पार्टिकल की संख्या गिननी है, या फिर उल्टा होगा पार्टिकल की संख्या बता देंगे तो हमें मास पता करना है। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट तो आना नहीं है, मोल का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मोल का रिलेशन मास ऑफ द सब्सटेंस से पढ़ेंगे, यानी कि पहले हम इन दोनों का रिलेशन पढ़ेंगे, मोल और मास का। ये होगा हमारा रिलेशन नंबर 1। कितने मोल में कितना मास है उस सब्सटेंस का, या कितने मास पर हम उसको कितना मोल मानेंगे। हमने कहा फलाना मास है तो फलाना मास 1 मोल हो जाएगा, कब होगा 1 मोल ये पता करेंगे। हमें यह पता होना चाहिए हर सब्सटेंस के लिए 1 मोल उसके कितने मास पर होगा। तो इसका मतलब आप मोल और मास का रिलेशन पता करना चाहते हो, और यह सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यकीन मानना। बल्कि मैं तो कहता हूं इसके और इसके रिलेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब इसका और इसका रिलेशन हो गया, मोल और मास का। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मोल और मास के रिलेशन पर आएंगे, या कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो मोल निकालने का फॉर्मूला यूज होगा वो वही यूज होगा जो मैं मोल और मास के रिलेशन में आपको बताऊंगा, जो पहला रिलेशन होगा। इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, वही रिलेशन हम यूज करेंगे, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन जो हम देखेंगे वो मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल का देखेंगे। ये दूसरा रिलेशन होगा, मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सब्सटेंस का, ये दूसरा रिलेशन होगा। ठीक है, तो मोल का रिलेशन हमें मास से मिल गया, मोल का रिलेशन पार्टिकल से मिल गया। अब मोल को भले गोली मार दो, क्योंकि जब मोल को गोली मारोगे तो ये आमने सामने खड़े हो जाएंगे, मतलब ये तीसरा रिलेशन इनके बीच में सीधा मिल जाएगा। संपट पड़ी बात। मतलब वो कहते थे ना कि एक पैरेलल लाइंस की थ्योरम होती थी, अगर 3 लाइन से जो एक दूसरे के पैरेलल है ए बी सी, तो उसमें कहते थे मान लो कि बी अगर ए के पैरेलल है और बी अगर सी के भी पैरेलल है, तो फिर ए और सी भी आपस में पैरेलल होते थे। जो पैरेलल लाइंस की थ्योरी थी ना, या कहते थे ए अगर बी के बराबर है, बी अगर सी के बराबर है, तो फिर ए और सी भी आपस में बराबर होते। बस वही कंसेप्ट हम यहां लागू कर रहे हैं। एक मेरा कोई भाई है, दूसरा भी मेरा भाई है, मेरा एक ए भाई है, दूसरा बी कोई एक भाई है, तो फिर ए और बी भी आपस में भाई बहन होंगे, भाई भाई होंगे। भाई बहन नहीं, दोनों भाई हैं तो दोनों भाई भाई होंगे। ये रिलेशन कब पता चला? जब मेरा रिलेशन दोनों से देखा था। तो मैं अगर मोल हूं तो मेरा रिलेशन पहले मास से, फिर मेरा रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से, फिर मेरे को हटा दो मास और मोल का, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल का डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। संपट पड़ गई क्या बात? बस इसी तरीके से पूरा मोल कंसेप्ट हम कंप्लीट करेंगे। मतलब पूरे मोल कंसेप्ट में 3 रिलेशंस तुम्हें पढ़ने हैं, 3 रिलेशंस तुम्हें पढ़ने हैं। शुरुआत करते हैं पहले रिलेशन के साथ, मोल और मास के रिलेशन के साथ। यानी कि कितने मास पर हम सब्सटेंस का 1 मोल बोल देंगे, या 1 मोल सब्सटेंस में उस सब्सटेंस का कितना मास आ जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। तो मोल और मास का रिलेशन। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड मास ऑफ द सब्सटेंस।
लेकिन अब चिंता की बात यह है कि सब्सटेंस एक नहीं है, सब्सटेंस दो है। या तो सब्सटेंस एलिमेंट है या कंपाउंड है, और क्योंकि सब्सटेंस दो है तो हमें दोनों को अलग अलग केस में लेना है, अलग अलग कैटेगरी में लेना है। तो पहले मैं ले लेता हूं एलिमेंट की कैटेगरी, यहां पर पहले मैं यहां ले लेता हूं एलिमेंट की कैटेगरी। तो पहले मैंने ले ली यहां पर एलिमेंट की कैटेगरी, और यहां ले लेता हूं कुछ कंपाउंड की कैटेगरीज, कुछ कंपाउंड के एग्जांपल्स, और उनमें रिलेशन देखूंगा उनके मास का मोल के साथ। तो यहां कुछ कंपाउंड ले लूंगा। तो ये हो गया एलिमेंट और ये हो गया कंपाउंड। दूसरी बात एलिमेंट किससे बने भाई? एलिमेंट जिससे बने हैं उनका ही तो मास हम लेंगे, और एलिमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? एटम्स। तो हम एटम का मास लेंगे। तो एलिमेंट के अंदर विल गोइंग टू कैलकुलेट एटॉमिक मास। एलिमेंट के अंदर वी विल गोइंग टू कैलकुलेट एटॉमिक मास। हर एलिमेंट का अपने एक एटम का मास होगा, और एक एटम का पहले मास निकालेंगे, फिर तय करेंगे कितने मास लग जाएंगे एक मोल तक पहुंचने में। तो यहां हम हर एक एटम का मास लिखेंगे। और कंपाउंड के केस में इट विल बी योर मॉलिक्यूलर मास। कंपाउंड में के केस में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होंगे, तो यहां पर हम उनके लिखेंगे कौन से? मॉलिक्यूलर मास। तो यहां उनके मॉलिक्यूलर मास आ जाएंगे। तो यहां हो गया अपना एक एटॉमिक मास, एक हो गया अपना मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया? तो दिस विल बी योर एटॉमिक मास एंड दिस विल बी योर मॉलिक्यूलर मास। अब उसके लिए कुछ एलिमेंट के एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एलिमेंट के। जैसे अलग अलग एलिमेंट के एग्जांपल लेते हैं, तो एक सबसे बेसिक वाला हाइड्रोजन ले लेते हैं, फिर कार्बन ले लेते हैं, फिर नाइट्रोजन ले लेते हैं, फिर ऑक्सीजन ले लेते हैं, फिर सोडियम ले लेते हैं, और फिर आयरन ले लेते हैं। ये अपन ने कुछ एग्जांपल्स ले लिए एलिमेंट के। एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में रखे हुए, हमने देखा है पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से 10th क्लास में, और हमें वहां पर जितने भी जो चीजें दिखाई गई थी सब्सटेंस, वो सब एलिमेंट थे। तो उन्हीं सब्सटेंस, उन्हीं एलिमेंट में से मैं कुछ एलिमेंट यहां ले आया हूं। कौन कौन से ले आया हूं? हाइड्रोजन ले आया हूं, कार्बन ले आया हूं, नाइट्रोजन ले आया हूं, ऑक्सीजन ले आया हूं, सोडियम ले आया हूं, और आयरन ले आया हूं। तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और आयरन, ये मैं कुछ एलिमेंट्स ले आया हूं। अब उन एलिमेंट को बनाने वाले कौन? इन एलिमेंट को बनाने वाले कौन? एटम। तो हर एक एटम का मुझे एटॉमिक मास पता होना चाहिए, और यह बात मैंने इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्म्स में ही बता दी थी कि जो एटॉमिक मास होता है वो यूनिफाइड मास में आता है, AMU में आता है या U में आता है, क्योंकि वो एक एटम का मास होता है। और उसी एक एटम के मास को मैं यहां लिख दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है उन्हीं एटम से बना ये एलिमेंट, तो मैं उनके सबके मासेस यहां लिख देता हूं। यहां देखेंगे सबके मासेस लिखेंगे तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास सब जानते हैं 1U होता है, 1 यूनिफाइड मास। कार्बन के एक एटम का मास 12U होता है, 12 यूनिफाइड मास। नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14U होता है, 14 यूनिफाइड मास। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U होता है, 16 यूनिफाइड मास। सोडियम के एक एटम का मास 23U होता है, 23 यूनिफाइड मास। और आयरन के एक एटम का मास 56U होता है, 56 यूनिफाइड मास। ये मैंने क्या करा? सबके एक एक एटम के मासेस लिख दिए। ठीक है। अब एक मोल ये कब होंगे? कितने मास पर एक मोल होंगे? ये एक मोल के मास नहीं है, ये एक एटम के मास है। ये सब क्या है? एक एक एटम के मास है। तो भैया यहां पर जो मैंने लिखा है एटम के मास बिल्कुल आमने सामने लिखना। ऑक्सीजन का जैसे कितना आ गया? 16U, तो ऑक्सीजन विल बी 16U, सोडियम विल बी 23U एंड Fe विल बी 56U। तो ये सबके एक एक एटम के मास है, ये सबके एक एक एटम के मास है। अब हम क्या करेंगे? ये जो एक एटम के मास है इसको हम इनके ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे। अरे सर ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। बिल्कुल सही, बना दो। अच्छा, मतलब सर इसी मास को, एक एटम के मास को हम ग्राम में लिख लेंगे। सर सिर्फ लिखेंगे कि इतने एटम्स लाएंगे? भैया इतने एटम्स लाएंगे अपन, क्योंकि एक एटम तो तुमको पता है कि 1 ग्राम से भी बहुत छोटा है। अगर हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन का एक एटम
उसके 1 ग्राम से भी बहुत छोटा है एक एटम का वजन, क्योंकि वो 1 यू का है। 1 यू बोले तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। याद करो, अपन ने यू की वैल्यू ऑलरेडी लिख ली थी भाई। एक यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1.67 कर दिया था मैंने, तो 67 भी कर सकते हो, इंटू 10⁻⁻24 किस में आएगा? ये ग्राम्स में आएगा। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ये 1 यू हो गया। अब ये जो 1 यू हो गया इतने ग्राम का, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि 1 यू 1 ग्राम से बहुत छोटा है। ये 1 ग्राम से बहुत छोटा है। देखो ना, 10 की पावर -24 है डेसिमल में। मतलब सोचो कितने जीरो पीछे जाने पड़ेंगे, फिर जाके कहीं 167 लिखना पड़ेगा, और ग्राम में 0.00000। तो उससे क्या पता चल रहा है कि ये वैल्यू 1 ग्राम से बहुत छोटी है। तो इनको इनके एटॉमिक मास के बराबर के ग्राम में पहुंचाना, एटॉमिक मास के ग्राम में बराबर पहुंचाना मतलब हाइड्रोजन जैसे 1 यू है तो उसको 1 ग्राम तक पहुंचाना, कार्बन 12 यू है तो उसको 12 ग्राम तक पहुंचाने में तुम्हें बहुत सारे एटम्स लग जाएंगे, और उतने एटम्स तुम्हें लाने पड़ेंगे, और सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। तब जाकर तुम कहोगे कि सर इनके जो एटॉमिक मास थे अब वो ग्राम में ना सिर्फ एक्सप्रेस हुए हैं, बल्कि वाकई में हमारे पास इतने एटम्स हैं जिनका टोटल वेट इनके ग्राम वाले एटॉमिक वेट के बराबर आ रहा है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है। संपट पड़ी क्या बात? समझेंगे। हाइड्रोजन का एक एटम कितने यू का? 1 यू का। मैं इतने हाइड्रोजन एटम्स इकट्ठे कर लूं कि सब मिलकर टोटल वेट दे दें अगर 1 ग्राम का, तो मजा आ जाए। अब मुझे मालूम है 2-4 एटम से बात नहीं बनेगी, क्योंकि 2-4 एटम क्या इसको 1 ग्राम बनाएंगे। 100 एटम भी नहीं बना सकते, क्योंकि 10 की पावर -24 है। 100 में तो 10 की पावर 2 होगा, तब भी 10 की पावर -22 बचेगा। मतलब मुझे ये 10 की पावर -24 को लगभग काटना है। तो मुझे सोचो कितने एटम्स लाने पड़ेंगे। मैं गिनने वाला नहीं हूं, मैं तो चढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि गिनने का काम मेरा इस रिलेशन में नहीं, गिनने का काम मेरा सेकंड रिलेशन में। सेकंड रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वहां पार्टिकल गिनूंगा बकायदा, नंबर की बात है, क्योंकि वहां पे यहां मुझे सिर्फ मास करना है। तो मैं तो क्या करूंगा, एक तराजू ले लूंगा और उस पर हाइड्रोजन की बोरियों पे बोरियां चढ़ाता जाऊंगा। अब तुमको लग रहा होगा बताओ सर कितने एटम्स, कितना? अरे वजन कुछ नहीं, हाइड्रोजन का तो मुझे बस 1 ग्राम रखना है। 1 ग्राम वजन तुम्हें कुछ फील होता है? लगता है तुम्हें 1 ग्राम बहुत बड़ा वजन है? कुछ नहीं है। 1 ग्राम तुम्हारे हाथ पर कोई चीज रख दूं, पता ही फील ही नहीं होगा कि कुछ रखा है तुम्हारे हाथ पे। 1 ग्राम बहुत मामूली सा वजन है, लेकिन सोचो उसके अंदर कितने एटम्स हो गए हाइड्रोजन के, कि तुम्हें बोरियों पे बोरियों हाइड्रोजन की लानी पड़ रही है। इमेजिन कर पा रहे हो उस बात को? तो हाइड्रोजन, इतने एटम्स हम इकट्ठे करेंगे कि सब मिलकर हाइड्रोजन का 1 ग्राम बना लेंगे। और जैसे ही हाइड्रोजन 1 ग्राम हो गया तो सारी बोरियों को एक बड़ी बोरी में बांध दूंगा और उस पर पोटली बनाकर उसके ऊपर एक पर्ची चिपका दूंगा। पता है पर्ची किसकी चिपकाऊंगा? पर्ची चिपकाऊंगा 1 मोल की। पर्ची किसकी चिपकाऊंगा? पर्ची चिपकाऊंगा 1 मोल की। यानी कि मैं ये कहूंगा कि जो हाइड्रोजन 1 ग्राम है वो अब 1 मोल हो गया है। जो हाइड्रोजन 1 ग्राम है वो मैं कहूंगा वो अब 1 मोल हो गया है, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन का 1 मोल होगा। तो मैंने पर्ची चिपका के रख दी 1 मोल और उसको चिपका दिया। अब कोई बोले वो 1 मोल हाइड्रोजन रखा है, तो तुम समझ जाना अच्छा 1 ग्राम हाइड्रोजन रखा है यहां पे मतलब। या कोई बोले सर 1 ग्राम हाइड्रोजन हमने रखा है, तो तुम समझ जाना अच्छा है सर ये 1 मोल हाइड्रोजन यहां पड़ा हुआ है, लेकर जाओ इसको। 1 ग्राम हाइड्रोजन की कीमत 1 मोल के बराबर है, मतलब 1 मोल हो गया वो। और कुछ नहीं किया, जो भी उसका एटॉमिक मास था बस उसी को ग्राम एटॉमिक मास में ना सिर्फ एक्सप्रेस किया, बल्कि वाकई में उतने एटम्स इकट्ठे करें। तो कोई भी 1 मोल का जो मास होगा एटम के लिए, उस एलिमेंट के लिए कहना चाहिए, बल्कि क्योंकि एटम ने किसको बनाया? एलिमेंट को बनाया। तो 1 मोल कोई भी एलिमेंट जो होगा वो तब होगा जब उनका एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर लिख लिया जाएगा, या फिर बराबर ला दिया जाएगा। लिखने से काम नहीं होगा, ला दिया जाएगा। तो जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर ला दिया जाए तो वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर के एटम्स कहे जाएंगे कि ये 1 मोल एटम्स है, और उस एलिमेंट को हम घोषित कर देंगे कि भैया अब आप 1 मोल हो गए हो, और वो हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम पर हो गया।
सेम चीज सेम चीज सेम चीज कार्बन के लिए 12 ग्राम के पे होगी, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 यू, तो उसके लिए ये सेम चीज कितने ग्राम पर होगी 12 ग्राम पर। तो भैया 12 ग्राम पर जैसे ही कार्बन आएगा, जैसे ही कार्बन आएगा 12 ग्राम पर, तो आप समझ जाना कि भैया ये 1 मोल हो गया। आप तुरंत समझ जाना कि ये 1 मोल हो गया, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन विल बी कंसिडर्ड एज 1 मोल। 12 ग्राम कार्बन, तो जैसे 1 ग्राम कार्बन 1 मोल था हाइड्रोजन के लिए, 12 ग्राम कार्बन 1 मोल है, 12 ग्राम कार्बन 1 मोल है कार्बन के लिए। तो इसको अपन ने 12 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे मालूम है इसमें कार्बन के बहुत आइटम्स लग जाएंगे, क्योंकि 1-2 आइटम से बात नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसको तो 12 ग्राम तक ले जाना है। हालांकि ये इसका एक आइटम भी 12 यू का है, लेकिन ये बात याद रखना। तो ये मत सोचना सर 12 ग्राम तक जाने में हाइड्रोजन से ज्यादा इसमें आइटम्स लगेंगे। हाइड्रोजन 1 यू से 1 ग्राम तक गया था, कार्बन 12 ग्राम तक जा रहा है अनडाउटेडली, लेकिन शुरू भी तो 12 यू से कर रहा है, क्योंकि उसका एक आइटम जब शुरू करता है तो 12 यू लेकर आ जाता है तुरंत। तो उसके अंदर भी एटम्स की संख्या सेम ही लगेगी। कितनी लगेगी गिनूंगा नहीं, अभी गिनूंगा सेकेंड रिलेशन में। अभी तो सिर्फ वजन तोलते जाओ और पोटलियां बनाते जाओ। तो 12 ग्राम कार्बन की एक पोटली बन गई, पर्ची पे चिपका देना 1 मोल, क्योंकि 12 ग्राम बोले तो 1 मोल। संपट पड़ गई क्या बात? बिल्कुल। उसके बाद उसी प्रकार हमारे पास ये आ जाएगा कितना, 14 यू से 14 ग्राम, 14 यू से 14 ग्राम, 14 ग्राम हो गया तो ये कितना हो गया 1 मोल हो गया। कितना हो गया ये 1 मोल हो गया, क्योंकि हमारे पास जिस समय नाइट्रोजन भी 14 ग्राम हो जाएगा तो उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हम उसको ले आए, मतलब उसके एटॉमिक मास को हम ग्राम एटॉमिक मास के बराबर ले आए, तो ये 1 मोल हो जाएगा। इन द सेम वे ऑक्सीजन विल बिकम 16 यू, 16 यू से 16 ग्राम बन जाएगा। सोडियम 23 यू से 23 ग्राम बन जाएगा, और भैया आयरन जो है वो 56 ग्राम बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे सब 1-1 मोल हो जाएंगे। तो ये भी आपका 1 मोल, ये भी आपका 1 मोल, और ये भी आपका 1 मोल। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके 1-1 मोल के इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज 1 मोल ऑफ द एलिमेंट। So how will you define 1 mole of an element? The atomic masses of an element when expressed in gram or is calculated in the terms of its gram atomic mass, then that element is said to be of 1 mole. So simple, the gram atomic masses of that element is said to be of 1 mole. ये सबसे और छोटी डेफिनेशन है, किसी भी एलिमेंट के जो ग्राम एटॉमिक मासेस है, क्योंकि ये कौन से मासेस है ग्राम एटॉमिक मासेस, और सिर्फ हमने लिखा नहीं है, इतने एटम्स वाकई में लाकर ग्राम के बराबर बनाए, तो ये सारे ग्राम एटॉमिक मासेस हैं। और ये सारे ग्राम एटॉमिक मासेस जब आ जाएंगे तो ये सारे एलिमेंट इनको 1-1 मोल घोषित कर लिए जाएंगे। और क्योंकि ये 1-1 मोल घोषित कर लिए जाएंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये जो सारे मासेस हैं, ये क्योंकि 1 मोल के मासेस होंगे इसलिए इनको मोलार मास बोल दिया जाएगा, इनको मोलार मास बोल दिया जाएगा। तो 1-1 मोल के लिए ये क्योंकि मास होंगे तो इन मासेस को हम मोलार मास बोल देंगे। सो दे विल बिकम मोलार मास। तो कार्बन का कोई मोलार मास पूछे, मतलब वो तुमसे 1 मोल का मास पूछ रहा है और वो ग्राम में ही आएगा, तो आपको 12 ग्राम बोल रहा है। सोडियम का कोई आपको बोले कि मोलार मास कितना होता है, मतलब वो 1 मोल का मास पूछ रहा है, तो आपको 23 ग्राम बोलना है। अगर मान लो आप किसी कबाड़ी की दुकान पर गए हो, या आप कहीं कबाड़ी की दुकान पे खड़े हो और कोई आ गया और कबाड़ी वाले से बोलता मेरे को 1 मोल लोहा दे दो, तो कबाड़ी वाले को तो संपट नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको इतना केमिस्ट्री पता होता तो वहां थोड़ी ना होता वो। लेकिन तुम बगल में खड़े हो, तुमने एक बंदे को देखा वो 1 मोल लोहा मांग रहा है कबाड़ी वाले से, तो तुम्हें कबाड़ी वाले को समझाना, भैया आप अपनी दुकान से 56 ग्राम लोहा तोल कर दे दीजिए, अपनी दुकान से कोई पतली सी चिप दे दीजिए 56 ग्राम की लोहे की, और इसको दे दीजिए 1 मोल लोहा वही होता है, क्योंकि आपको पता है लोहा मतलब 56 यू मतलब 56 ग्राम, तो 56 ग्राम लोहा ही लोहे का ग्राम एटॉमिक मास है, और जब वो ग्राम एटॉमिक मास है तो वही 1 मोल का मास है, यानी कि वही मोलार मास है। संपट पड़ गई क्या बात? तो कोई भी 56 ग्राम लोहा मांगेगा, 56 ग्राम लोहा मतलब 1 मोल लोहा, तो वो एक पतली सी चिप पत्ती आएगी 56 ग्राम की, दे देगा, बोलेगा 1 मोल लोहा है। संपट पड़ी क्या बात? क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट समझ में आया? ये किसका कंसेप्ट था? एटॉमिक मासेस का, जो एलिमेंट के केसेस में आया। अभी एक केस बचा है कंपाउंड का, जब हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे, बट उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले ये संपट पड़ा कि नहीं पड़ा?
एकदम क्लियर हो गया? लपक के पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम कंपाउंड और मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी भैया सिर्फ एलिमेंट पर चर्चा करी अपन ने, अभी बचा अपना कंपाउंड की चर्चा करना। बट एलिमेंट के लिए जो भी ग्राम एटॉमिक मास में अगर हम उनके एटम्स को ले आए, इतने एटम्स इकट्ठे कर लें कि टोटल मास उनके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगा, तो वही ग्राम एटॉमिक मास वाला एक मोल का मास माना जाएगा और इसलिए उसको मोलार मास बोल देंगे। ठीक है, अब हम कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तो कुछ कंपाउंड के एग्जांपल्स अपन यहां लपेट लेते हैं। ठीक है, तो अपन कंपाउंड की बात करेंगे जिसमें अपन का मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो पहले कंपाउंड की बात यहां पर करेंगे। तो वी हैव फ्यू कंपाउंड्स और उन कंपाउंड्स का यहां पर कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। उन कंपाउंड का यहां पर कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर। तो कंपाउंड अपन ले लेते हैं यहां पर कुछ। सपोज करो सबसे बेसिक कंपाउंड पहले ले लेते हैं, विच इज H2O, वाटर, जिसका अपन ने एग्जांपल में भी इसको लपेटा था। H2O के बाद भैया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर अपन ले लेते हैं एक C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो अपन ने ग्लूकोज ले लिया C6H12O6। ये अपन ने कुछ कंपाउंड ले लिए। ठीक है, H2O, CO2, NaOH और C6H12O6। आपको कुछ और लगता है तो आप और भी ले सकते हो। और जैसे हम NaCl ले लेते हैं, घर में यूज होने वाला देश का नमक, टाटा नमक, NaCl, वो भी ले लेते हैं। ठीक है, और तुमको कुछ और कंपाउंड लगता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, वो भी ले लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने कुछ कंपाउंड यहां पर ले लिए। तो दीज आर कंपाउंड्स। नाउ अब ये कंपाउंड किससे बनते हैं भाई? मॉलिक्यूल से। ये कंपाउंड किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल से। तो इनका मॉलिक्यूलर मास अपन यहां पर निकालेंगे। और मॉलिक्यूलर मास निकलता कैसे? उस मॉलिक्यूल में जो एटम है उनके एटॉमिक मास को सम करके, मतलब अल्टीमेटली जो एटम्स उनके अंदर मौजूद हैं उन्हीं एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूल का मास आएगा, जो कि मॉलिक्यूलर मास होगा। तो पहले H2O का मॉलिक्यूलर मास देख लेंगे भाई। H2O का मॉलिक्यूलर मास यहां पर तो क्या होगा? H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 यूनिफाइड मास। क्यों 18 यूनिफाइड आएगा? क्योंकि H2O में 2 H के एटम है और एक ऑक्सीजन है। 2 H के एटम मतलब 1U और 1U, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटम 1U का है और एक ऑक्सीजन का एटम कितने का है? 16U का। तो टोटल हो गया 18U। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 44U। तो ये 44 यूनिफाइड मास में आ जाएगा, 44U। NaOH का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 40U। तो ये 40U का हो जाएगा। तो ये 40U 40U का आ जाएगा, 40 यूनिफाइड मास। C6H12O6 का मास, दिस इज C6H12O6। अब C6H12O6 इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे देखेंगे। कार्बन का कितना होता है? 12, तो 12 इंटू 6 72। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, 12 है तो 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 एक मॉलिक्यूल का, और 6 मॉलिक्यूल है तो 16 इंटू 6 96। 96 प्लस 72 प्लस 12 अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 180 मिलेगा। तो यहां पर टोटल मास आ जाएगा 180U। तो ये हो जाएगा 180U, और ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल का है, सोचो 180U। ये सभी मास जो लिख रहा हूं मैं वो एक एक मॉलिक्यूल के लिख रहा हूं, सिंगल मॉलिक्यूल के। तो 180U यहां पर ये मास आ जाएगा। अब 180U मतलब 180 यूनिफाइड मास है। ठीक है, और 180 भी बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि जो अभी तक मिले हैं उनमें सबसे बड़ा 180 है, लेकिन ये 1 ग्राम से भी बहुत छोटा है, क्योंकि 180U मतलब इस वैल्यू में 180 का मल्टीप्लाई। तो ये कौन सी बहुत बड़ी वैल्यू थी जिसमें 180 का मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा नंबर बनेगा? ये तो वैसे भी बहुत छोटी वैल्यू है। इसमें 180 का नंबर क्या 1,80,000 का भी मल्टीप्लाई करते तो भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं बनता। ठीक है, लेकिन हाँ बाकी मॉलिक्यूल्स या बाकी एटम्स अभी तक जो आए उसमें सबसे हैवी यही है 180U। फिर NaCl इज 58.5U, क्योंकि उसमें एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, तो 58.5U। सोडियम का एटम जो है वो 23 का मास का होता है और क्लोरीन का एटम 35.5 का होता है। तो 35.5 प्लस 23 विल बिकम 58.5। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का एक एटम होता है 40U का, कार्बन का 12, 40 प्लस 12 52, और ऑक्सीजन का 16, और 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3 48,
52 प्लस 48 100, तो ये 100U, तो ये इसका एटम जो आ गया वो 100U का आ गया। तो ये इनके क्या आ गए रिस्पेक्टिव, इनके आ गए ये सब मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, तो ये इनके रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर मासेस है। अब क्या करें, हम वापस से वही वेइंग मशीन लाएं और कोशिश करें कि उतने मॉलिक्यूल्स इकट्ठे कर लें जो सब मिलकर इनके मॉलिक्यूलर मासेस का ग्राम में वजन दिखा दें। मतलब जो भी इनके मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मासेस हैं वो तो एक मॉलिक्यूल का मास है। अब हम इतने मॉलिक्यूल इकट्ठे करें कि सब मिलकर इनके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर का वजन दिखा दे, मतलब यही मासेस ग्राम की वैल्यूज में आ जाए। उसके लिए मुझे मालूम है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लगेंगे, क्योंकि जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल 18U का है, इसको 18 ग्राम तक पहुंचाना पड़ेगा, और 18 ग्राम तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे करके लाने होंगे। कितने लाने हैं गिनना नहीं है, क्योंकि ये सेकंड रिलेशन में गिनेंगे, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे करके लाने, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप इकट्ठे करके लाओगे तब जाकर 18U का टोटल वेट 18 ग्राम, मतलब तब जाके पानी के सारे मॉलिक्यूल्स का वेट 18 ग्राम हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या करना है, इसके 18U को 18 ग्राम तक पहुंचाना है, इसके 18U को क्या करना है, इसके 18 ग्राम तक पहुंचाना है। तो ये अल्टीमेटली 18 ग्राम तक तो आ जाएगा, तो 18 ग्राम तक आ गया। जैसे ही 18 ग्राम पानी हुआ, अब 18 ग्राम पानी तुम समझ सकते हो कितना पानी है, लगभग तो मुझे लगता है जो तुम एक घूंट या आधे घूंट में पीते होगे, उस सिप में जो पानी पीते हो वो 18 ग्राम का होता है लगभग। तो वो 18 ग्राम पानी ही आप कह सकते हो कि वो आपका 1 मोल वाटर हो गया, दैट इज 1 मोल, क्योंकि 18 ग्राम मतलब उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, जैसे यहां एलिमेंट के लिए ग्राम एटॉमिक मास था, वैसे ही कंपाउंड के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वही उसका 1 मोल हो जाएगा। तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर जब भी मॉलिक्यूल का टोटल वेट आएगा तो दैट विल बिकम 1 मोल, 1 मोल। उसी प्रकार 44U विल बिकम 44 ग्राम, 44U 44 ग्राम होगा, 40U विल बिकम 40 ग्राम, तो NaOH का 40 ग्राम आएगा। ग्लूकोज 180U है तो इट विल बिकम 180 ग्राम, और घर में यूज होने वाला नमक NaCl 58.5U है तो इट विल बिकम 58.5 ग्राम, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो 100U है, अल्टीमेटली इट विल बिकम 100 ग्राम। और जब ये इतने ग्राम के हो गए तो ये सब हम कह सकते हैं क्या हो गए, 1 मोल के हो गए। तो ये सब हम कह सकते हैं क्या हो गए, 1 मोल के हो गए। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज 1 मोल, ये हो गया हमारा 1 मोल। तो 1 मोल किसी भी कंपाउंड का कब होगा, जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कि सब मिलकर उसी का मॉलिक्यूलर मास ग्राम के बराबर की वैल्यू का दिखाने लगेंगे, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर का दिखाने लगेंगे, तो हम कहेंगे फलाना कंपाउंड 1 मोल का हो गया। हम कहेंगे ये फलाना कंपाउंड 1 मोल का हो गया, क्योंकि ये सारे मासेस जो हैं ये इनके मॉलिक्यूलर मासेस को ही ग्राम में लिखा हुआ है, और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं। लेकिन सिर्फ लिखा नहीं है, वाकई में इतने मॉलिक्यूल लाने पड़ेंगे और सब पोटली पर चिपकाना पड़ेगा, 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल। और चूंकि ये सारे मासेस 1 मोल के मासेस है तो ये सारे मासेस भी मोलर मासेस है, ये सारे मासेस भी मोलर मासेस हैं। तो ऑल दीज आर मोलर मास। सर फिर ये भी मोलर मास थे, हाँ ये मोलर मास थे एलिमेंट के, ये मोलर मास है कंपाउंड के, अलग अलग मोलर मासेस है। मोलर मास तो सबके हो सकते हैं। व्हाट इज मोलर मास? इट्स अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। व्हाट इज मोलर मास? इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो मोलर मास की कोई डेफिनेशन पूछे, मोलर मास की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो इट्स अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो मोलर मास इक्वल्स टू mass of 1 mole of substance. So it's a mass of 1 mole of the substance. It's a mass of 1 mole of the substance. अब वो अगर एलिमेंट है तो उसका मोलर मास एलिमेंट का मोलर मास होगा, और अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड का जो 1 मोल का मास होगा वो कंपाउंड का मोलर मास हो जाएगा।
क्लियर हो गया? बट इट्स ऑलवेज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। और कितना कितना होगा 1 मोल के लिए, ये हमने कुछ एग्जांपल से क्लियर कर दिया कि इतना इतना 1 मोल के लिए होगा, तब जाकर ये सब्सटेंस 1 मोल के कहे जाएंगे। तो मतलब दुनिया का कोई भी एलिमेंट अगर अपने एटॉमिक मास को ग्राम के बराबर के मास में ले आता है, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास में ले आता है, तो हम कहते हैं वो सब्सटेंस फिर हमारे पास क्वांटिटी वाइज 1 मोल का हो जाता है। और उसी प्रकार कंपाउंड दुनिया का कोई भी किसी फलाने सब्सटेंस को अपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू के बराबर ले आता है, तो फिर हम कहेंगे वो फलाना कंपाउंड भी 1 मोल का कंपाउंड हो गया, फिर हम उसको कहेंगे वो 1 मोल कंपाउंड हो गया। ये होता है कंपाउंड। अब मान लो जैसे क्या हुआ कि तुमने कभी कोई, जैसे तुम कबाड़ी की दुकान पे खड़े थे, वैसे मानकर चलो तुम किसी मेडिकल शॉप पर खड़े हो, मेडिकल जहां दवाइयां मिलती हैं वहां मेडिकल शॉप पर तुम खड़े हुए, ठीक है? पता नहीं तुम कहां पहुंच जाते हो, बट एनीवे मेडिकल शॉप पर तुम खड़े हुए हो और वहां पर एक पेशेंट का रिलेटिव भागता हुआ आया, एक पेशेंट का रिलेटिव दौड़ता हुआ आया और दवाई वाले से बोलता, भैया भैया जल्दी से मेरे को 1 मोल ग्लूकोज दे दो। अब भैया दवाई वाला तो सर खो जा रहा है, यार 1 मोल ग्लूकोज, ये कैसे ग्लूकोज मांग रहा है, और ऊपर से पेशेंट की जान खतरे में, हड़बड़ा रहा है। इतने में तुम्हें सही हमसे काम लेना है, तुमको क्या बोलना है, सर भैया सुनिए वो आपसे 180 ग्राम ग्लूकोज मांग रहा है, क्योंकि 1 मोल ग्लूकोज मतलब 180 ग्राम। तो उसको क्या बोलना है कि आप एक पेपर बिछाओ भैया, ग्लूकोज का डब्बा लाओ और चम्मच से 180 ग्राम तराजू पे तोल दो। पेपर को बिछाओ कहां पर, वेइंग मशीन के ऊपर, और ग्लूकोज के डब्बे से चम्मच से ग्लूकोज निकालो। कब तक निकालते रहो, जब तक वहां वेइंग मशीन पे 180 ग्राम नहीं आ जाए। जैसे 180 ग्राम आ जाए, पुड़िया बनाना और उस पेशेंट को, रिलेटिव को दे देना, बोलना बचा लो भाई जिंदगी, 180 ग्राम ग्लूकोज है। समझ में आया 180 ग्राम ग्लूकोज की वैल्यू? संपट पड़ी 180 ग्राम, तो ये 180 ग्राम ग्लूकोज है। लेकिन मान लो हबड़ तबड़ में जो मेडिकल शॉप वाला था उसने पेशेंट के रिलेटिव को 90 ग्राम ग्लूकोज दे दिया। उसको एकदम से ध्यान नहीं रहा, 4 चम्मच देनी थी तो 2 चम्मच दे दी और पुड़िया बांध दी, उसने 90 ग्राम दे दिया। तो उसने क्या 1 मोल दिया? नहीं सर, क्योंकि 1 मोल कब होता? 180 ग्राम ग्लूकोज तब होता 1 मोल। जब 180 ग्राम ग्लूकोज होता तब 1 मोल होता। उसने कितने ग्राम दिए? 90 ग्राम, मतलब उसने 1 मोल की वैल्यू का आधा दिया है। तो फिर मोल भी कितने हो गए? आधा मोल। तो इसको बोलेंगे 1/2 मोल या 0.5 मोल। संपट पड़ी बात? मान लो उससे हबड़ तबड़ में 4 की जगह 8 चम्मच चढ़ा दी होती, मेरी बात समझ में आ रही? 180 की जगह 360 ग्राम ग्लूकोज दे दिया होता, तो 360 ग्राम ग्लूकोज मतलब उसने कितना मोल ग्लूकोज दे दिया? 2 मोल ग्लूकोज दे दिया। संपट पड़ी क्या बात? तो ये 2 मोल ग्लूकोज हो गया। क्लियर हो गई बात? अब देखो तुम्हें वेट पता चल रहा है तो तुम्हें मोल निकाले जा रहे हैं। अभी अभी मैंने सांस एक्सेल आउट की ना, अभी अभी मैंने अपने फेफड़ों से 2 मोल CO2 रिलीज करी। एक्सेल आउट क्या करते? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने 2 मोल CO2 गैस रिलीज करी। बताओ मेरे फेफड़ों से कितना वजन हल्का हुआ होगा? 2 मोल CO2 मतलब 1 मोल CO2 की वैल्यू कितनी है? 44 ग्राम। तो 2 मोल CO2 मतलब कितना हो गया? डबल मास, मतलब 88 ग्राम। तो सर आपके फेफड़ों से 88 ग्राम आपने हल्का कर दिया, क्योंकि 2 मोल CO2 आपने रिलीज कर दी, तो 88 ग्राम हल्का हो गया होगा। संपट पड़ गई क्या बात? क्यों? क्योंकि 2 मोल की वैल्यू 88 ग्राम। संपट पड़ी बात? अगर मैं मान लो 3 मोल ऑक्सीजन गैस इनहेल कर रहा हूं, 3 मोल ऑक्सीजन गैस होता है O2 का 1 मोल होता है 32 ग्राम का। एक अकेला O तो 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन हम एलिमेंट के रूप में इनहेल नहीं करते, हम डायटोमिक गैस के फॉर्म में इनहेल करते हैं, तो वो O2 होता है। और O2 का 1 मोल 2 ऑक्सीजन को मिलाकर 32 ग्राम, और उस 32 के भी तुमने 3 मोल लिए, तो टोटल वेट कितना इनहेल करा है? 32 इंटू 3। अब 32 इंटू 3 कर लेंगे, 96 ग्राम आ जाएगा। 96 ग्राम आपने इनहेल किया हुआ है। तो देखो हम तुम्हें मास बता रहे हैं, तुम मोल बता रहे हो, हम तुम्हें मोल बता रहे हैं, तुम मास बता रहे हो। तो यही तो रिलेशन है मोल और मास ऑफ द सब्सटेंस का। हमने यही तो डिसाइड किया था यहां से कि मोल और मास का पहला रिलेशन हमें देखना है। तो मोल दे दिए जाएंगे तो मास निकल जाएगा, मास दे दिए जाएंगे तो मोल निकल जाएगा। ये पहला रिलेशन यहीं से समझ आ रही है। संपट पड़ी क्या बात? संपट पड़ी क्या बात? अब इन मास और मोल का कोई फॉर्मूला मिल जाए तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी भाई। हम चाहते हैं हमें मास और मोल का कोई एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि वो हमारी जिंदगी आसान कर दे। तो फॉर्मूला बड़ा आसान है, यहां पर देख लेते हैं।
फॉर्मूला बता देता हूं, और ये सबसे यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। मोल्स विल बी इक्वल टू सब्सटेंस का गिवन मास, जो भी सब्सटेंस का गिवन मास दिया हुआ है वो सब्सटेंस का गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलार मास, डिवाइडेड बाय इट्स मोलार मास। मोलार मास बोले तो 1 मोल का जो मास है, तो इट विल बी गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो गिवन मास जो भी सब्सटेंस का दिया जाएगा, ये गिवन मास अक्सर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, जो भी सब्सटेंस का गिवन मास दिया जाए वो गिवन मास लिखना है और डिवाइड कर देना है उनके मोलार मास से। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? आपका मोल्स का फॉर्मूला। तो देखो अभी मैंने आपको क्या कहा था कि मैंने 360 ग्राम ग्लूकोज दे दिया, तो 360 ग्राम विल बी गिवन मास। ग्लूकोज का मोलार मास तो फिक्स है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होता है। तो वो मोलार मास कितना है ग्लूकोज का? 180, तो 360 बटे 180 कितना आ गया? 2 मोल्स आ गए। पहले केस में 90 दे दिए थे तो 90 अपॉन 180 1/2 मोल्स आ गए। और इवन अगर आप मोल्स पता है तो मोल्स रख के गिवन मास भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा था 2 मोल CO2 रिलीज कर दिए तो मोल की वैल्यू 2 हो गई, गिवन मास मान लो x हो गया, अपॉन CO2 का मोलार मास 44 हो गया, तो x की वैल्यू 44 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 44 इंटू 2 88 आ जाएगा गिवन मास। मैंने कहा था मैंने 3 मोल ऑक्सीजन इनहेल कर ली, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने बोल रहा हूं? 3, तो यहां 3 रखेंगे। गिवन मास नहीं पता तो x मान लो, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑक्सीजन गैस का 32 होता है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम बैठे रहते हैं वहां केमिकल बॉन्ड बना के, तो 32। तो गिवन मास विल बी 32, इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर 3 थे, 32 इंटू 3 96। संपट पड़ गई क्या बात? ये फॉर्मूला सर्वे सर्वा है, इसलिए इस फॉर्मूले पर कम से कम 5 सितारे चमका लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हें बैकबोन है, मतलब ये तो यूज होगा ही होगा। कोई भी पेपर दोगे तुम्हें ये फॉर्मूला यूज होना ही होना है, जो मोल्स का गिवन मास अपॉन मोलर मास से निकालने का फॉर्मूला है, जो मोल और मास का सीधा रिलेशन दे देता है। और ये रिलेशन हमने इसी से डिराइव किया, इसी कंसेप्ट से डिराइव किया, क्योंकि हमें 1 मोल का सबका मास पता है, और ये पता होना चाहिए दुनिया के हर एटम और हर कंपाउंड के लिए। मतलब जितने तुम्हें यूज होंगे, जितने कॉमन एटम्स हैं और जितने कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। तो ये उनका मास है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? एक बार इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं। इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। ओके, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अपन। ओके, सो क्लियर हो गया ये चीज। तो मोल का पहला रिलेशन क्लियर हो गया। अभी सिर्फ पहला रिलेशन क्लियर किया, लेकिन मैं आपको बता दूं सारे रिलेशन में पहला रिलेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सवाल करना है या कोई सवाल बनाना है तो यही रिलेशन पर 90% चांसेस है कि इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन आएगा, या इस फॉर्मूले का ही 90% टाइम्स यूज होगा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, जहां पर हमने मोल कंसेप्ट का पार्ट 1 निपटा लिया है। अब अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? सेकेंड रिलेशन देखेंगे, जो कि मोल कंसेप्ट का पार्ट 2 होगा। सेकेंड रिलेशन मतलब रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अब वहां पर अपन मोल और पार्टिकल की संख्या को देखेंगे कि कितने मोल्स पे कितने पार्टिकल्स होते हैं, या कितने पार्टिकल्स पर हम कह सकते हैं कि 1 मोल हो जाएगा सब्सटेंस का। ठीक है, इस बार उसमें मतलब हम लोग गिनेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे? पार्टिकल्स गिनेंगे। और तुम सोचना क्या वाकई में गिन सकते हैं या कोई शॉर्टकट अपनाएंगे? तो आंसर है शॉर्टकट अपनाएंगे। क्या हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाएंगे, लेकिन तब तक अगले वीडियो का इंतजार भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स पर मेन चैनल पर तो आपको केजी से लेकर 12 तक का सब कंटेंट फ्री मिल रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट पर एक्सक्लूसिव आपको आईआईटी जेईई और नीट के लेक्चर्स मिलते हैं। एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं आईआईटी जेईई और नीट के, जिसके कंसेप्ट वीडियोस के बाद आपको हर बार मिलती है डीपीपी, जिसको आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और उस डीपीपी को खुद सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट या कोई सवाल नहीं बनता है तो उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको टाइम टू टाइम अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो को पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हो, रिश्तेदार हो, जिनको मोल कंसेप्ट में अभी भी डाउट है, जिनको पता नहीं कि मोल कंसेप्ट की कहां से स्टार्ट करें पढ़ना, उनके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे और चैनल का लिंक भी शेयर करेंगे। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पर अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।